दोस्तों स्वागत है आप लोग का आज के इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आप लोग को जियोग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यू करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग को यूनिट बाय यूनिट होने वाला है। तो आप लोग अपना सिलेबस देख लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग को कराने वाले हैं यूनिट बाय यूनिट। आप लोग का जियोग्राफी का क्वेश्चन, चाहे वो आपका मेजर में हो या फिर माइनर में हो या फिर एमडीसी में, सारे सब्जेक्ट का सेकेंड सेमेस्टर का हम एमआईसी करवाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई भी नोटिस इस चैनल पर डालें तो आप लोग को सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यह है हमारा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि 100 क्वेश्चन है और अभी यूनिट बाय यूनिट है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एमजेसी, एमआईसी, एमडीसी, जियोग्राफी ऑब्जेक्टिव, जो कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और इससे पहले आपको बता दें कि आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो उसमें पासवर्ड लगा हुआ है जो कि आप लोग को इस वीडियो के बीच बीच में मिलता रहेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 देखेंगे, जो कि यूनिट 1 बोला है वायुमंडल का संगठन, संरचना एवं सूर्य ताप। तो ये यूनिट है हम लोग का, फर्स्ट यूनिट है जियोग्राफी का, एमजेसी एमआईसी का। तो यहाँ से इसका क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोल रहा है, यहाँ पे देखेंगे वायुमंडल में आयतन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में। और यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या जाता है। तो सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। और यहाँ पे तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर बोला है मौसम संबंधी सभी घटनाओं जैसे वर्षा, बादल, तूफान किस मंडल में घटित होता है। तो ये क्षोभ मंडल में जो मौसम का होता है, जो क्षोभ मंडल में घटित होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन बोला है ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है। तो ये समताप मंडल में जो ओजोन परत है वो स्थित होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा समताप मंडल। और यहाँ पे 5वां नंबर देखेंगे, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान की सामान्य दर कितनी होती है। तो ये होता है 6.5%। ये होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति, यानी कि 1000 मीटर। तो यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बोला है वायुमंडल में कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परिवर्तित करती है। तो ये करती है आयन मंडल। तो यहाँ पे सी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे, पृथ्वी के धरातल द्वारा प्राप्त सौर विकिरण को क्या कहते हैं। तो इसे सूर्य ताप कहते हैं। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। और यहाँ पे 8 नंबर देखेंगे, पृथ्वी द्वारा परिवर्तित सौर विकिरण की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो इसे कहता है एल्बिडो। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां नंबर क्वेश्चन बोला है, एक सेकेंड, यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन बोला सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस माध्यम में विधि द्वारा पहुंचती है, मतलब किस माध्यम में पहुंचती है। तो विकिरण के द्वारा पहुंचती है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन, सौर स्थिरांक का मान लगभग कितना होता है। तो ये होता है 1.94 कैलम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब 11 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो ये दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर पूछा है, उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करने पर किस परत में जलकर नष्ट हो जाता है। तो ये मध्य मंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बोला वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग कौन सा है। तो ये मध्य सीमा होता है, जो कि वायुमंडल का सबसे ठंडा भाग होता है। और यहाँ पे 14 नंबर, हवाई जहाज उड़ाने के लिए वायुमंडल में कौन सी परत सबसे आदर्श मानी जाती है। तो ये समताप मंडल मानी जाती है, क्योंकि हवाई जहाज जो है वो समताप मंडल में ही उड़ती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बोला विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी होती है। तो ये होती है 18 किलोमीटर। तो यहाँ पे 20 सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 16 नंबर बोला ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है। तो ये होती है लगभग 8 किलोमीटर। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 17 नंबर, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस के लिए। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर बोला है, यहाँ पे 18 नंबर आपसे बोला पराबैंगनी यानी यूवी किरणों का अवशोषण किस गैस द्वारा किया जाता है। तो ये ओजोन गैस द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ओजोन हो जाएगा। और यहाँ पे 19 नंबर, पृथ्वी पर सूर्य ताप की अधिकतम मात्रा कहाँ पड़ती है। तो ये पड़ती है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर। तो इसका बी हो जाएगा सही राइट आंसर। और यहाँ पे 20 नंबर, उष्मा बजट का क्या अर्थ है। तो ये होता है आने वाले सौर विकिरण और जाने वाले पार्थिव विकिरण का संतुलन। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर बोला पवन ऊर्जा उष्मा के क्षैतिज स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं अभिवहन। तो इसका हो जाएगा सी सही उत्तर। और यहाँ पे 22 नंबर, तापमान का व्युत्क्रम किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं ऊंचाई के साथ तापमान का बढ़ाना। तो इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अब 23 देखेंगे, आंतरिक और अक्रिय गैसों में वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किसकी है। तो ये होती है आर्गन की। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 24 देखेंगे। 24 बड़ा, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है, इसलिए कौन सा मंडल रोकता है। तो ये समताप मंडल रोकता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। और ये हमारा यूनिट यहाँ 1 खत्म होता है। अब यहाँ से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट होता है, वायु राशियां व
वाताग्र एवं चक्रवात मतलब एयर मैसेज फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स। तो यहाँ पे इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला विस्तृत क्षेत्रों में फैले हुई वायु की ऐसी राशि जिसके भौतिक गुण क्षैतिज रूप से समान हो या कहलाती है। समान हो तो क्या कहलाती है? तो ये वायु राशि कहलाती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 26 बोला है दो भिन्न, एक सेकेंड। अब यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन बोला है दो भिन्न भौतिक गुणों वाली वायु राशियों के मिलने से बनने वाली ढालू सीमा को क्या कहते हैं? तो ये वाताग्र यानी फ्रंट कहते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 27 देखेंगे। 27 वाला जब आप क्वेश्चन देखेंगे, जब आक्रामक ठंडी वायु गर्म वायु राशि को ऊपर ढकेलती है तो किस वाताग्र का निर्माण होता है? वाताग्र का निर्माण होता है। तो ये शीत वाताग्र का निर्माण होता है, कोल्ड फ्रंट। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 28 चक्रवात के केंद्र में कैसा वायुदाब होता है? तो ये निम्न वायुदाब होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 29 नंबर बोला उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में हवाओं की दिशा कैसी होती है? तो ये होती है घड़ी की सुई के विपरीत। तो यहाँ पे हो जाएगा बी इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बोला दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात में पवनों का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये दक्षिणावर्त होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 31 उष्ण कटिबंधीय चक्रवात टोर्नेडो मुख्यतः कहाँ आते हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 32 कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में आने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हरिकेटिन, यानी बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 33 देखेंगे। 33 बोला चीन सागर और जापान तट, यहाँ पे 33 चीन सागर और जापान तट के पास आने वाली विनाशकारी चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो इसे टाइफून कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये सही उत्तर। और यहाँ पे 34 ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी तट पर आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहा जाता है? तो ये विली विली चक्रवात कहा जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे 35 चक्रवात की आंख की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये शांत एवं बादल रहित मौसम होता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 36 देखेंगे। 36 बोला शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो यह वाताग्र जनन के द्वारा होता है, फ्रंट जेनेसिस। तो ये हो जाएगा 20 का सही उत्तर। यहाँ पे 37 किस चक्रवात में वाताग्र फ्रंट्स नहीं पाए जाते? तो ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे 38 प्रति चक्रवात में केंद्र में कैसा वायुदाब पाया जाता है? तो यह उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 39 देखेंगे। 39 बोला प्रति चक्रवात में मौसम कैसा रहता है? तो ये साफ और शांत रहता है। तो बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 40 उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जलवाष्प के संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ 41 शीतोष्ण चक्रवात किस अक्षांश के मध्य उत्पन्न होती है? तो ये 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण से होती है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 42 देखेंगे। 42 यहाँ पे बोला है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर चक्रवात क्यों नहीं बनते? क्योंकि यहाँ पे कोडियल बल शून्य होने के कारण यहाँ पे नहीं बनता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 43 जब उष्ण वायु पूरी तरह से धरातल से ऊपर उठ जाती है और ठंडी वायु नीचे फैल जाती है तो उसे कौन सा वाताग्र कहते हैं? तो इसे संवृत्ति अधिवृष्टि या अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे बोला सी डी प्रकार की वायु राशि का क्या अर्थ है? तो ये महाद्वीपीय ध्रुवीय है। तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शीतोष्ण चक्रवात सामान्यतः किस दिशा में गति करते हैं? तो पश्चिम से पूर्व करते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 46 चक्रवातों की ध्रुव गति मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो ये साफिर स्पेन या फिर टी स्केल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 47 शीत वाताग्र के ढाल की दर लगभग कितनी होती है? तो यह होती है 1:25 से 1:100। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 48 देखेंगे। 48 बोला भारत में आने वाले चक्रवात मुख्यतः किस जल निकाय से उत्पन्न होते हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से निकलती है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 49 प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः कैसी होती है? तो ये होती है गोलाकार या वृत्ताकार। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 50 पृथ्वी का औसत एल्बिडो लगभग कितना प्रतिशत माना जाता है? तो ये 35%। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे यूनिट 2 होता है समाप्त और यहाँ से यूनिट 3 होता है स्टार्ट, जलवायु और वर्गीकरण एवं जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे 51 क्वेश्चन देखेंगे। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के लिए किन मुख्य तत्वों को आधार बनाया? तो ये तापमान एवं वर्षा को अपना आधार बनाया। तो यहाँ पे बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे 52 देखेंगे। कोपेन के वर्गीकरण में अंग्रेजी का मुख्य अक्षर एक किस जलवायु को प्रदर्शित करता है? तो ये उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 53 देखेंगे। 53 बोला कोपेन के अनुसार बी अक्षर किस प्रकार की जलवायु को दर्शाता है? तो ये शुष्क जलवायु को दर्शाता है। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 54 देखेंगे। तो 54 बोला कोपेन के वर्गीकरण में एएफ संकेत किस जलवायु के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन विषुवतरेखीय जलवायु। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे 55 कोपेन के अनुसार BWH का तात्पर्य क्या है? तो इसका होता है गर्म मरुस्थलीय जलवायु। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 56 कोपेन के अनुसार CS संकेत किस जलवायु को दर्शाता है जहाँ ग्रीष्मकालीन शुष्क होता है? तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु को दर्शाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 57 देखेंगे। 57 बोला
थॉर्नथवेट ने 1931 में अपने जलवायु वर्गीकरण में किस संकल्पना का प्रयोग किया? तो ये वर्षा दक्षता अनुपात तथा तापीय दक्षता का किया। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे थॉर्नथवेट ने 1948 के संशोधित वर्गीकरण में किस मुख्य अवधारणा को शामिल किया? तो ये संभाव्य वाष्पोत्सर्जन यानी पीई का किया। तो इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ पे 59 ग्लोब वार्मिंग भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन बोला जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैविक प्रमाण क्या है? तो ये वृक्ष वलय भी है, ग्लेशियर आइस कोर भी है, प्रवाल भित्तियों का विश्लेषण भी है। तो इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। और यहाँ पे 61 देखेंगे मिलानकोविच चक्र का संबंध किस घटना से है? तो ये है पृथ्वी के कक्षीय परिवर्तनों के कारण दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 62 बोला IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसका 62 का ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन बोला क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना से है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब यहाँ पे 64 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो यह है ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। यहाँ पे 65 बोला कोपेन के संकेत AM का क्या अर्थ है? तो यह है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो यहाँ पे इसका ए हो जाएगा राइट आंसर 65 का। अब यहाँ पे 66 देखेंगे। यहाँ पे 66 देखेंगे। 66 बोला कोपेन का वर्गीकरण में ई अक्षर किस क्षेत्र को दर्शाता है? तो ये ध्रुवीय जलवायु को दर्शाता है। तो यहाँ पे बी हो जाए इसका सही उत्तर। और यहाँ पे 67 देखेंगे। थॉर्नथवेट के अनुसार अति आर्द्र जलवायु के लिए पीई सूचकांक का मान कितना होता है? तो ये होता है 128 से अधिक। तो यहाँ पे ए हो जाएगा। और यहाँ पे 68 देखेंगे। युगो यानी आइस एजेज के आने जाने का संबंध किस भौगोलिक घटना से जोड़ा जाता है? तो ये इस जलवायु से भी जोड़ा जाता है, महाद्वीप से भी जोड़ा जाता है, सोर्स कलंक से भी जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे 69 देखेंगे। 69 बोला है पृथ्वी के इतिहास में अंतिम हिमयुग कौन सा था? तो यह प्लाईस्टोसीन युग हिमयुग था। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 70 देखेंगे। धान के खेतों एवं मवेशियों से कौन सी ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक उत्सर्जित होती है? तो ये CH4 यानी मीथेन होती है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 71 देखेंगे। 17 बोला कोपेन ने CWB जलवायु किस क्षेत्र के लिए उपयोग की? तो ये शुष्क शीत ऋतु वाली उच्च भूमिया पहाड़ियों के क्षेत्र के लिए की। तो इसका 71 का ए हो जाएगा सही उत्तर। यहाँ पे 72 देखेंगे। 72 बोला जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक कारण कौन से है? तो ये जलवायु उद्गड़ भी है, सौर कलंक भी है, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव भी है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ 73 एल नीनो घटना का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह वैश्विक तापमान में वृद्धि एवं मानसून में अनियमितता का है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 74 देखेंगे। 74 बोल रहा है। तो यहाँ पे 74 देखेंगे। 74 बोल रहा है पेरिस जलवायु समझौता में 2015 का लक्ष्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से कितने डिग्री सेल्सियस से नीचे रखता है? तो यहाँ पे 2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो यहाँ पे ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे 75 ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र में के जलस्तर में वृद्धि होना किसका परिणाम है? तो ये ग्लोबल वार्मिंग का है। तो यहाँ पे 75 का ए हो जाएगा सही उत्तर। अब यहाँ से हमारा यूनिट 4 स्टार्ट होता है। तो यूनिट 4 बोला महासागरीय नितल उच्चावच एवं लवणता। तो यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यूनिट 4 का। तो यहाँ पे बोला महाद्वीप का वह डूबा हुआ भाग जिसके ढाल बहुत मंद 1 डिग्री से 2 डिग्री होता है और गहराई 200 मीटर तक होती है, क्या कहलाता है? तो यह महाद्वीपीय मगन तट कहलाता है। तो यहाँ पे ए इसका हो जाएगा राइट आंसर 76 का। अब यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन देखें। 77 बोला संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये महाद्वीप मगन तट पर पाए जाते हैं। तो यहाँ इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 78 देखें महाद्वीप मगन तट और गहरे समुद्री मैदान के बीच तीव्र ढाल वाले भाग को क्या कहते हैं? तो यह इसे महाद्वीपीय ढाल कहते हैं। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 79 नंबर देखेंगे। 79 नंबर बोला महासागरीय नितल के कुल क्षेत्रफल का सबसे अधिक भाग किस उच्चावच का है? तो ये गहरी समुद्री मैदान का है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अब यहाँ पे 80 नंबर देखेंगे। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो ये मेरियाना गर्त है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 81 मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका भी ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 82 देखेंगे। अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ प्रसिद्ध एस आकृति का कटक कौन सा है? तो यह है मध्य अटलांटिक कटक। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 83 देखेंगे। 83 बोला अटलांटिक महासागर के मध्य कटक के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे डॉल्फिन उभार कहा जाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 84 अटलांटिक महासागर के मध्य कटक के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे चैलेंजर उभार कहा जाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 85 हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो ये सुंडा गर्त है। तो इसका ए हो जाएगा इसका भी राइट आंसर 85 का। और यहाँ पे 86 देखेंगे। 86 बोला सुंडा कटक और चागोस कटक किस महासागर के नितल उच्चावच है? हिंद महासागर। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे 87 महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है यानी नमक पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। और यहाँ पे 88 महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो ये 35 डिग्री प्रति हजार होती है। तो इसका ए हो जाएगा इसका राइट आंसर 88 का।
अब 89 देखेंगे। 89 नंबर बोला विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो ये वान झील है तुर्की में। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अब 90 नंबर महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो ये वाष्पीकरण की दर भी है एवं वर्षा स्वच्छ जल भी है, हवाओं की दिशा भी है। तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अब 91 विषुवत रेखा पर अत्यधिक वर्षा होने के कारण लवणता अन्य अक्षांशों की तुलना में कैसी होती है? तो यह थोड़ी कम होती है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 92 देखेंगे। 92 बोला सर्वाधिक लवणता किस अक्षांशीय क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये 20 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशीय पाई जाती है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अब 93 स्पार्ट सीड्स वाले समुद्री पर्वत को क्या कहा जाता है? तो इसे गोएट कहा जाता है। तो इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। 94 प्यूर्टो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो 94 का ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब यहाँ पे 95 देखेंगे। 95 बोला है, गंभीर महासागरीय मैदानों में पाए जाने वाले जैविक अवशेषों किसकी प्रधानता होती है? तो ये चूना प्रधान एवं सिलिका प्रधान होती है। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 96 टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसको ये हो जाएगा राइट आंसर। अब 97 समुद्र में गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन दर्शाने वाली परत को क्या कहा जाता है? तो इसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अब यहाँ पे 98 नंबर देखेंगे। 98 नंबर बोला बंद सागरों जैसे लाल सागर की लवणता खुले महासागरों की तुलना में कैसी होती है? तो ये अधिक होती है। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। 99 देखेंगे। कार्लसबर्ग कटक किस महासागर में स्थित है? तो ये अरब सागर या हिंद सागर में स्थित है। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अब 100 नंबर और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखें। महासागरीय जल में दूसरे स्थान पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, MgCl2। इसको इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लास्ट का क्वेश्चन, खत्म हुआ और आप लोग को PDF डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए